बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू मेक डिस्कशन ऑन जर्नल। जर्नल के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। दिस इज़ द सेकंड वीडियो दैट वी आर गोइंग टू मेक ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जर्नल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो के अंदर हम जर्नल के ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद जर्नल एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं। सो कमिंग स्ट्रेट टू द एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट की हुई है और इसके अंदर ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और इन ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल एंट्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है। बिफोर डूइंग दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिकली अकाउंट्स को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनको हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं या फिर क्लासेस ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और इनमें से जो एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स होते हैं ये डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं। मतलब कि जब ये इंक्रीज़ होंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड इनकम्स क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं। मतलब कि जब ये इंक्रीज़ होंगे तो इनको क्रेडिट किया जाएगा और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा। सो दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रांजेक्शन में से अकाउंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जब आपने अकाउंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप उनको इन क्लासेस के साथ रिलेट करेंगे कि अकाउंट्स कौन सी क्लास के अंदर फॉल कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उनके ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किए जाएंगे कि उनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब आप ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद इस ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर एज अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा। सो दिस इज़ आवर एग्जांपल एंड दिस इज़ जनवरी 1st 2020 ट्रांजेक्शन अराइज हो रही है कि स्टार्टेड बिजनेस एंड मेड एन इन्वेस्टमेंट विद बिल्डिंग ₹2 मिलियन एंड कैश ₹5 लाख। अब यहाँ से हमने अकाउंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है, तो ये 2 अकाउंट यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बिल्डिंग विद अमाउंट ऑफ ₹2 मिलियन और उसके बाद कैश अकाउंट आ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। और जब बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो ये कैपिटल को प्रेजेंट करती हैं या फिर ऑनर एक्विटी को प्रेजेंट करती हैं और इसकी जो अमाउंट होगी वो इन दो का सम होगी। सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ 2.5 मिलियन। अब ये 2 एसेट्स अकाउंट हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेबिट हो जाएंगे और ये कैपिटल अकाउंट है, ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट एंट्री में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, डेट इज़ बिल्डिंग अकाउंट विद ₹2 मिलियन। और एक और यहाँ पे डेबिट अकाउंट मौजूद है, डेट इज़ कैश अकाउंट, तो ये भी डेबिट एंट्री के अंदर आएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी डेट वुड बी कैपिटल अकाउंट और इसकी अमाउंट वुड बी दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट 2.5 मिलियन। और इसकी नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग एंड कैश। अगर हम इस एंट्री को डिस्कस करें तो दिस इज़ अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें आइदर डेबिट साइड के ऊपर या फिर क्रेडिट साइड के ऊपर मोर देन 1 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली क्रेडिट एंट्री में या डेबिट एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है, एक एंट्री के अंदर मोर देन 1 अकाउंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और जब एक एंट्री के अंदर मोर देन 1 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे एंड इन टोटल मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सो दिस इज़ अ कंपाउंड एंट्री। हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है
उसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹4 लाख, कि बैंक अकाउंट ओपन किया गया, उसमें 4 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं। तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम बुक्स में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा डेट वुड बी बैंक अकाउंट विद ₹4 लाख। अब इसमें हम कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹4 लाख। दोनों एसेट्स हैं, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है इसको डेबिट कर देंगे, और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट ₹4 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹4 लाख। और यहाँ पे जनरेशन बनेगी डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, के बैंक में कैश को डिपॉजिट किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹56,000 एंड पेड थ्रू चेक, कि यहाँ पे 56,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए जा रहे हैं और उनकी पेमेंट्स चेक के ज़रिए से हो रही, मतलब कि बैंक से उनकी पेमेंट्स की जाएगी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते चलें कि जब भी आप गुड्स को परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और परचेजेस एक टिपिकल अकाउंट है जो कि गुड्स की परचेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप किसी और चीज़ की परचेजिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी आप गुड्स को, मर्चेंडाइजेस को, स्टॉक एंड ट्रेड को या इन्वेंट्री को, ठीक है, जो कि आपके ट्रेडिंग आइटम्स होते हैं, परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट मेंटेन करते हैं। So the first account is purchases account, the amount of ₹56,000, and the second हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा 56,000। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। बैंक एसेट अकाउंट है, ये डिक्रीज हुआ है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट with the amount of ₹56,000, और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी उसके अंदर अकाउंट है, इसमें आपके पास बैंक अकाउंट आ जाएगा। और इसकी नरेशन बनेगी कि गुड्स परचेज हो रहे हैं थ्रू चेक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कहा जा रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए ऑफ ₹7,000, कि गुड्स को सेल किया जा रहा है क्रेडिट बेस के ऊपर ऑफ ₹7,000 टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए बिजनेस का कस्टमर है, इसको आप गुड्स सेल कर रहे हैं 7,000 रुपीज़ के। तो पहला अकाउंट यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा डेट वुड बी सेल्स अकाउंट, कि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, इसको आप सेल्स अकाउंट कह सकते हैं या सेल्स रेवेन्यू अकाउंट कह सकते हैं। तो जब भी आप गुड्स को सेल करते हैं तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब रेवेन्यू जनरेट किए जाते हैं तो एक रेवेन्यू अकाउंट इन्वॉल्व होता है जिसको हम सेल्स रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं या फिर सेल्स अकाउंट कहा जाता है। अब ये गुड्स क्रेडिट बेस के ऊपर सेल किए जा रहे हैं, तो जब भी गुड्स क्रेडिट बेस के ऊपर सेल करते हैं तो बिजनेस का एक राइट अराइज होता है कि वो इस अमाउंट को इन फ्यूचर रिसीव करें अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। तो इस वक्त जो ना बिजनेस इस राइट को अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, जिसको वो अकाउंट रिसीवल के साथ रिकॉर्ड करेगा विद अमाउंट ऑफ ₹7,000। और में से ये एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगा। सो डेबिट एंट्री वुड बी अकाउंट्स receivable with 7,000, और यहाँ पे हम सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं
इन द फॉर्म ऑफ रिसीवल्स। नरेशन आएगी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है उसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स वाई जी एसोसिएट्स ऑफ ₹80,000 एंड पेड ओनली फॉर ₹50,000 कि गुड्स को परचेज़ किया जा रहा है और गुड्स की जो वर्थ है वो ₹80,000 है और उनमें से ₹50,000 एक्स वाई जी एसोसिएट्स को पे कर दिए गए हैं और बाकी की जो ₹30,000 हैं वो पेएबल हो जाएंगे कि वो फ्यूचर में पे किए जाएंगे। मतलब कि एट अ टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ₹50,000 पे हो रहे हैं जबकि 80,000 में से ₹30,000 एक्स वाई जी एसोसिएट्स को फ्यूचर में पे किए जाएंगे। तो जब भी हम इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उसको हम क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं कि बिज़नेस अपने सप्लायर्स से क्रेडिट के ऊपर गुड्स परचेज कर रहा है। तो बिज़नेस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि फ्यूचर में वो इन गुड्स की अमाउंट को पे करे। तो यहाँ पे जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा डेट वुड बी परचेज अकाउंट कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं विद द अमाउंट ऑफ ₹80,000। सेकेंडली हम इनके लिए पे कर रहे हैं तो ये कैश अकाउंट आ जाएगा। कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं? ₹50,000। और थर्डली यहाँ पे हम एक ऑब्लिगेशन अज्यूम कर रहे हैं कि हम ₹30,000 की अमाउंट को इन फ्यूचर पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन अराइज होगी जिसको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं या इसको आप क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। अब इनमें से ये एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट अकाउंट है, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा और ये दो अकाउंट्स ठीक है रिस्पेक्टिवली क्रेडिट हो जाएंगे। सो परचेजेज अकाउंट ₹80,000 और यहाँ पे क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। पहला अकाउंट यहाँ पे जो आ रहा है डेट इज कैश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹50,000 और सेकेंडली अकाउंट्स पेएबल द रिमेनिंग अमाउंट which would be paid in the future। नरेशन बनेगी परचेज गुड्स पार्शियली ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बनेगी दैट इज परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2,50,000 subject to an annual depreciation at 10% under straight line method। SLM का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,50,000 और उसके ऊपर जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो 10% है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म की जाएगी। सो फॉर ये हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं रखती है, जबकि इसकी एक्विजिशन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹2,50,000 एंड सेकेंडली यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश तो यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। तो ये एसेट है, इंक्रीज और डेबिट कर देंगे। ये भी एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट विच इज डेबिट एंट्री with the amount of ₹2,50,000। सेकेंडली यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट एंट्री विच इज कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹2,50,000 और नरेशन बनेगी एक्वायर्ड एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि borrowed rupees 5 lakh cash from a bank by signing a 3 months notes payable कि बिजनेस बैंक से 5 लाख रुपीस बोरो कर रहा है, कर्ज ले रहा है, लोन ले रहा है और उसके अगेंस्ट वो 3 मंथ्स का नोट साइन करेगा जिसको हम नोट पेएबल कहेंगे और इसकी जो मेच्योरिटी अराइज होनी है वो 3 मंथ्स की। ये इसका टर्न्योर डिक्लेयर कर रहा है कि ये हमारे पास जो नोट है ये 3 मंथ्स का है। आफ्टर 3 मंथ्स ये नोट मेच्योर हो जाएगा और बिजनेस ने बैंक को ये अमाउंट रिपे करनी होगी। तो अभी हम जब इस लोन को हासिल करेंगे या एक्वायर करेंगे तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगी, तो पहला अकाउंट कैश आ जाएगा और दूसरा हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी कि हमने फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट इस अमाउंट को रिपे करना है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन मतलब कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे विद नोट्स पेएबल एज द टेन्योर ऑफ दिस नोट इज 3 मंथ्स। इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो जाएगा। ये हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश टू नोट्स पेएबल, सो कैश अकाउंट विद रुपीज 5 लाख। सेकेंडली notes payable which is a credit entry the same amount of rupees 5 lakh। यहाँ पे नरेशन बनेगी borrowed an amount of loan from the बैंक के बैंक से लोन लिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है उसके अंदर कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। आज की डेट के ऊपर ये एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि हम फ्यूचर के लिए ये अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इसको हम एडवांस रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ आवर एसेट। और जब इसकी ड्यूरेशन या इसका जो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर इसको हम एक्सपेंस आउट कर लेंगे। तो सो फार इसको हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है 1 लाख रुपीज़ की। सेकेंडली यहाँ पे क्या अकाउंटिंग इन्वॉल्व होगा कि हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट आ जाएगा विद 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हमारे पास प्रीपेड प्रीमियम अकाउंट है और सेकेंडली यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दोनों एसेट्स अकाउंट हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट हो जाएगा और ये डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी दैट वुड बी कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। नरेशन होगी पेड एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर कि हम एडवांस प्रीमियम पे कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या अपकमिंग 12 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है उसमें कहा जा रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वाइड ट्रांजैक्शन नंबर 6 एंड अलाउड डिस्काउंट रुपीज़ 300 कि यहाँ पे हमने गुड्स को सेल किया था 7000 रुपीज़ जो कि हमारा कस्टमर है मिस्टर ए को, और अब हम उससे अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं और ना सिर्फ हम अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं बल्कि उसको 300 रुपीज़ डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं। जब बिज़नेस डिस्काउंट को अलाउ करता है तो वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है और दूसरी पार्टी के लिए ये रेवेन्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसीवेबल हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट हम कैश रिसीव करेंगे तो हम कैश अकाउंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। कितनी कैश रिसीव करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ द डेट विच इज़ 7000 माइनस 300
सो 7000 डेट की अमाउंट है, माइनस 300 इसमें से डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, तो नेट जो अमाउंट रिसीव की जाएगी डेट वुड बी 6700, और इसमें से डिस्काउंट कितना अलाउ किया जा रहा है, तो ये डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 300 रुपीज़ का, और जो टोटल डेट है ये टोटल जो रिसीवल है वो हमारे पास है 7000 रुपीज़। तो ये अकाउंट्स हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब कैश एसेट अकाउंट है, इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल एसेट अकाउंट है, डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये दो अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट 6700, उसके बाद दूसरी डेबिट एंट्री यहाँ पे आ रही है डिस्काउंट अलाउड की, विद द अमाउंट ऑफ ₹300, और क्रेडिट एंट्री यहाँ पे होगी अकाउंट्स रिसीवर के साथ। ठीक है, इन दोनों का सम हो जाएगा 7000 रुपीज़। ठीक है, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड एंट्री है। 3 कंपाउंड एंट्रीज हम बना चुके हैं। एक आपके पास ये कंपाउंड एंट्री है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक कंपाउंड एंट्री बनाई थी, यस हियर इज इट, और यहाँ पे एक कंपाउंड एंट्री हमने बनाई है। ठीक है, मगर आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। इन द सेम वे यहाँ पर भी टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स, और यहाँ पर भी टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर जाते हैं, विच इज़ कैश पेड टू XYZ एसोसिएट्स। ठीक है, सप्लायर है, इसने प्रीवियसली हमें गुड्स सप्लाई किए थे क्रेडिट के ऊपर, अब हम उसको पेमेंट्स करने जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास जनवरी 8 है। ठीक है, अब इसके हमने कितनी अमाउंट पे करनी है, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ के हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स परचेज़ किए थे, आज हम उसको पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 400 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम बन जाएगी, और जिस पार्टी से हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं उस पार्टी के लिए, मतलब कि XYZ एसोसिएट्स के लिए, ये डिस्काउंट अलाउड मतलब कि एक्सपेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो पेएबल अकाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, डेट वुड बी अकाउंट्स पेएबल, और यहाँ पे कितनी अमाउंट 30,000 रुपीज़ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गुड्स कब परचेज किए गए थे। ठीक है, जनवरी 8 को XYZ एसोसिएट से परचेज़ किए थे 80,000 रुपीज़ पे, जिसमें से 50,000 रुपीज़ पे कर दिए थे और 30,000 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग थे, मतलब के पेएबल थे। और आज हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 30,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी एज अकाउंट्स पेएबल। सेकेंडली हम इसको पे करेंगे तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। कितनी अमाउंट पे करेंगे, 30,000 लेस 400, दिस अमाउंट माइनस 400, तो ये बन जाएंगे 29,600। और यहाँ पे जो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, डेट वुड बी दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, मतलब कि 400 रुपीज़ आ जाएंगे। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी अकाउंट है, डिक्रीज़ हो रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश एसेट अकाउंट है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये दो अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। सो डेबिट एंट्री अकाउंट्स पेएबल with the amount of rupees 30,000, एंड सेकेंडली यहाँ पे दो क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं।
पहली क्रेडिट एंट्री है कैश अकाउंट with the amount of rupees 29,600 29,600 और 400 रुपीज़ की एक और हमारे पास एंट्री आ जाएगी विद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये इनकम अकाउंट होता है, इसको बिजनेस एज इनकम रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे हम बॉर्डर्स रिमूव हो गए, बॉर्डर्स को लगा देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। which is goods purchased from a supplier found to be defective and returned of rupees 10,000 के प्रीवियसली हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किए थे और उनमें से 10,000 रुपीज़ के गुड्स डिफेक्टिव हैं, तो ये हम उनको रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, पहले परचेज किए थे, जब रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे, तो आप इसको परचेजेस का कंट्रा अकाउंट कंसिडर कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे जो सेकंड अकाउंट, अगर आपने कैश बेस के ऊपर गुड्स प्रीवियसली परचेज किए हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट के ऊपर गुड्स को परचेज किया था तो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल आ जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि प्रीवियसली हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स परचेज किए थे, तो यहाँ पे हम अकाउंट्स पेएबल को अकाउंट इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है, तो ये इसका अगर कंट्रा अकाउंट है तो ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट हो जाएगा, और ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, जब ये इंक्रीज़ होगा तो इसको हम, डिक्रीज़ होगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल डेबिट विद रुपीज 10,000। यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी डेट वुड बी परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000 रुपीज। नरेशन बनेगी डिफेक्टिव गुड्स बीइंग रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ रुपीज़ 5,000। इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस ने अपने सप्लायर को, मतलब कि हमने अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किए थे, पहले हमने उनको परचेज़ किया था और सब्सिक्वेंटली रिटर्न किया गया था, तो ये परचेज रिटर्न था। यहाँ पे कस्टमर हमसे गुड्स को परचेज़ करें, मतलब कि हम बीइंग अ बिज़नेस गुड्स को सेल कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली ये गुड्स रिटर्न होकर वापस बिजनेस में आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो ये सेल्स रिटर्न हो जाएंगे, तो इसको आप सेल्स का कंट्रा अकाउंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट, 5,000 रुपीज़ के अमाउंट है। सेकेंडली, या तो हमें कैश को वापस करना पड़ेगा, और अगर हमने रिसीवर्स या डेटर्स रिकॉर्ड किए हैं तो उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि ये प्रीवियसली क्रेडिट बेस के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहाँ पे रिसीव पेबल्स अकाउंट आ जाएंगे 5,000 के। ठीक है, अकाउंट्स के ऊपर डेबिट अकाउंट है या एसेट अकाउंट है, और यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, कंट्रा अकाउंट है सेल्स का, सेल्स जब इंक्रीज़ होती है तो उनको क्रेडिट किया जाता है, और जब ये अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो इसको डेबिट किया जाएगा और इसको हम क्रेडिट कर देंगे।
सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, डेबिट, और यहाँ पे अमाउंट जो आ रही है डेट इज़ 5000, 5000 के साथ इसको डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी डेट इज अकाउंट्स रिसीवेबल 5000, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अ कस्टमर टू अस, कि कस्टमर ने हमें गुड को रिटर्न किया है, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि ऑनर हैज़ टेकन ₹20,000 एंड द गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम द बिजनेस, कि बिजनेस से ऑनर गुड्स भी लेके जा रहा है और उसके साथ साथ कैश भी लेके जा रहा है। ऑब्वियसली जब कैश लेके जाएगा तो यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये 20,000 रुपीज़ है। जबकि गुड्स को लेके जाएगा तो हम परचेज अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि गुड्स की जो रिकॉर्डिंग है वो हम परचेज अकाउंट के साथ कर रहे हैं, कि गुड्स को हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज़ किया था, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज़ किया था, तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हमने परचेज़ के साथ रिकॉर्ड, मतलब कि जो हमारे पास स्टॉक होते हैं या गुड्स होते हैं या इन्वेंट्री होती है, वो जब भी परचेज़ की जाती है या एक्वायर की जाती है उसको परचेज़ के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इन द सेम वे जब वो रिड्यूस होगी तो तब भी हम परचेज अकाउंट को अफेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़। तो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड द नेक्स्ट अकाउंट इज ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट परचेज की 15 आ रही है और ड्राइंग्स इन दोनों का सम हो जाएगा 35,000। ड्राइंग हमारे पास इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, ये डेबिट अकाउंट आ जाएगा और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। कैश एसेट अकाउंट है डिक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों क्रेडिट एंट्रीज आ जाएंगी और ये डेबिट एंट्री आ जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट द अमाउंट ऑफ ₹35,000 और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी पहली कैश के साथ आ रही है और सेकंड जो है वो परचेजेस अकाउंट के साथ। अमाउंट्स इनकी 20 एंड 15, कैश 20,000 एंड परचेजेस 15,000। और यहाँ पे जनरेशन बनेगी ऑनर टेकन गुड्स एंड कैश फ्रॉम द बिजनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कहा जा रहा है कि रेंट एक्रूड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, कि रेंट एक्रू हो रहा है मतलब कि आउटस्टैंडिंग हो रहा है या पेएबल हो रहा है, या हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ रही है कि हमने रेंट को पे करना है। पे नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसका जो एक्रूल है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेंट एक एक्सपेंस है, पहला अकाउंट यहाँ पे रेंट एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा विद अमाउंट ऑफ ₹30,000। सेकेंडली हमने इसको पे करना है क्योंकि ये अभी अराइज हो चुका है या एक्रू हो चुका है, तो इसको हम एक्रूड रेंट एक्सपेंस अकाउंट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। अब ये एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, जबकि ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये भी इंक्रीज, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट ₹30,000 एंड एक्रूड रेंट एक्सपेंस अकाउंट with ₹30,000।
ये हमने अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कर ली हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। एक तो हमने डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एडजस्टमेंट लेनी है। सेकेंडली हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमने पे की थी यहाँ कहीं, यस 1 लाख रुपीज़ की फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, इसकी हमने एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। अब इसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए हम जो अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और इसकी अमाउंट कितनी बनेगी 2,50,000। ये कॉस्ट ऑफ द एसेट है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट के साथ। तो ये 10% आ रहा है। तो जब आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई विच इज़ 25,000। ये हमने अब इस डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेट करते हैं एक अकाउंट के अंदर जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। इसकी अमाउंट भी हमारे पास सेम, ठीक है। दिस इज़ द यूजेज वैल्यू ऑफ द एसेट, के एसेट को हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज़ किया है और उस यूजेज वैल्यू को हम एज डेप्रिसिएशन शो करते हैं एंड इट इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाता है और इसके अगेंस्ट हम एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो फॉर हम डायरेक्टली इस अमाउंट को एसेट कॉस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं बल्कि एक अकाउंट के अंदर इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब भी सब्सिक्वेंटली ये पर्टिकुलर एसेट मतलब कि ऑफिस इक्विपमेंट रीवैल्यू किया जाएगा या फिर बाय एनी वे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो ये सारी अमाउंट हम एसेट की कॉस्ट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो हमारे पास ये एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। और ये कंट्रा एसेट अकाउंट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट पास होगी दैट वुड बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, विद द अमाउंट ऑफ 25,000 और इसके अगेंस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपके पास कंट्रा एसेट अकाउंट आ जाएगा विच वुड बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट ऑफिस इक्विपमेंट इन बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आ रही है वो प्रीपेड इंश्योरेंस की है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट 12 मंथ्स की इंश्योरेंस प्रीमियम पे की हुई है ऑफ ₹1 लाख। इसको अब हम एडजस्ट करेंगे और इसकी जो एडजस्टिंग होगी वो इस तरीके से होगी। अब ये अमाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस से एक्सपेंस बन जाएगी तो हम इस एक्सपेंस को इस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट आ जाएगा विद ₹1 लाख और इसके अगेंस्ट ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम तो इसको हम रिमूव कर लेंगे या यहाँ पे आपके पास आ रही है। इसको हमने यहाँ पे देखें कि एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये एसेट इस वक्त रिमूव हो जाएगा, मतलब कि ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो इसको हमने अकाउंट से रिमूव करना है। ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा दैट इज़ इंश्योरेंस एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो इसकी अमाउंट भी आ रही है ₹1 लाख। ठीक है, ये प्रीवियसली हमने एज एसेट रिकॉर्ड कर लिया है। अब जबकि ये एक्सपेंस आउट हो चुका है तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर लेंगे। तो पहले ये डेबिट हो रहा था, अब इसको हम क्रेडिट करेंगे और ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस विच इज़ इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो इसको हम एज एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। ये एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज और डेबिट हो जाएगा और ये एसेट अकाउंट है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे।
तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट 1 लाख रुपीज़ की। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इसकी नरेशन होगी प्रीपेड इंश्योरेंस बीइंग रिकॉर्ड एज इंश्योरेंस एक्सपेंस, कि हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लिया है और उसकी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी। इन ट्रांजैक्शंस को हमने जनरल एंट्रीज के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है और ये 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, इनको भी हमने जनरल एंट्रीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, कि हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।